तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई बात, एक नई कहानी, अंडरवर्ल्ड का नया किस्सा। मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम आपने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि कोई आपको जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े वो लोग बड़े कारिंदे जो एक ज़माने में एक्टिव थे, बाद में देश छोड़ के चले गए, या कुछ ऐसे कारणों से वो कानून के हाथ नहीं आ सके, उनकी बात करें। तो मेरे जहन में जो सबसे बड़ा नाम आया इस किस्म के लोगों में से, वो था अनिल परब का नाम। अनिल परब एक छोटे से साधारण परिवार का रहने वाला आदमी और बचपन से छोटे मोटे काम करते करते ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन गया। इसका जो निक नेम जो अंडरवर्ल्ड में मशहूर है वो है वांगिया। अनिल परब और वंगिया। अब वंगिया जो है ये एक टिपिकल महाराष्ट्रियन वर्ड है मराठी भाषा का, जिसका सीधा साधा मतलब होता है, अर्थ होता है बैंगन। वो बैंगन जिसकी हम अपने किचन में सब्जी बनाते हैं, और उसका अपना एक डिफरेंट किस्म का कलर होता है। तो जब इसकी मैंने थोड़ी खोज पड़ताल शुरू की कि अनिल परब को वांगिया क्यों कहते थे, बैंगन क्यों कहते थे, तो किसी को इसकी कोई ठोस कोई कारण कहीं से नहीं पता चला। उसके पुराने जानकार लोगों का कहना है कि उसको बचपन में बैंगन खाने का बहुत शौक था, इसलिए उसका ये नाम पड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसका जो रंग था, उसका जो उसका कलर था बॉडी का, स्किन का, वो ना तो गोरा था, ना काला था, ना इन बिटवीन था, तो थोड़ा हट के रंग था उसका, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसको छेड़ते हुए, चढ़ाते हुए उसके बचपन के दोस्त उसको बैंगन कहने लग गए कि इसका बैंगन जैसा कलर है। तो कुछ लोगों का, पुलिस वालों का कहना और है कि ये बचपन से ही अपने जो स्टैंड था, जो अपना जो एक वफादारी थी कुछ लोगों के साथ, या दोस्ती यारी थी, वो बदलता रहता था, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो उसकी वजह से भी शायद इसको, जैसे हिंदी की एक कहावत है थाली का बैंगन, उसी तरह मराठी में भी इसी किस्म की कहावत है। तो शायद इस करके इसका नाम बैंगन पड़ गया, वंगिया पड़ गया। तो ये एक इसके उस जो उर्फ इसका जो था, उसका जो नाम जो पड़ा अंडरवर्ल्ड में, उसकी एक छोटी सी खोज पड़ताल थी। लेकिन इसकी ज़िंदगी में मोड़ तब आता है 1983 में, जब ये अशोक जोशी के गैंग में शामिल होता है। अशोक जोशी कांजूरमार्ग से ऑपरेट करता था। ये आदमी चैम्बूर में ऑटो रिक्शा चलाता था। तो ऑटो रिक्शा के ज़रिए बहुत सारे काम जो अशोक जोशी इसको देता था, किस पे निगाह रखनी है, किसकी खबर निकालनी है, किसकी रैकी करनी है, तो उसके लिए उस ज़माने में सबसे बढ़िया साधन होता था जो वो ऑटो रिक्शा होता था। वो कहीं भी किसी भी रोक के, पार्किंग करके, रोड के किनारे के, घर के बाहर, दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। लोगों को लगता था कि वो अपने पैसेंजर की वेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी रैकी किया करते थे। किस बिजनेसमैन कितने बजे अपनी दुकान बंद करके पैसा लेके जाता है, किसको बाद में एक्सटॉर्शन करनी है, किससे हफ्ता वसूली करनी है, क्या करना है, ये सब जो जासूस किस्म के लोग सुइए रखे होते थे अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों ने, जो बड़े बड़े अपने एरिया में गैंग चलाते थे। तो वो छोटे मोटे काम जिनको आयरन हम बोल देते हैं, वो अनिल परब जो है वो अशोक जोशी के गैंग के लिए काम किया करता था। इसी तरह से एक मोड़ आता है उसकी ज़िंदगी में 1983 में। उसी एरिया में एक गुजराती बिजनेसमैन था, नानजी शाह। नानजी शाह बिजनेसमैन होने के नाते नाते कांग्रेस का काफ़ी पहुंचा हुआ वर्कर भी था, और जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी थी उसका लीडर भी था, और बड़े बड़े जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको जानता था। उस समय सरकार भी कांग्रेस की थी, तो उसका काफ़ी पहुंच था और उसका बिज़नेस अच्छा चलता था। आप देखिए कि अशोक जोशी जैसे लोगों को इस बात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी कि जिस आदमी को हम टारगेट करने जा रहे हैं, निशाना बनाने जा रहे हैं, वो कांग्रेस का लीडर भी है, और उसकी वो जो लीडर होने के नाते जो सरकार दरबार में उसकी पहुंच है, वो उनको एक दर काफ़ी महंगी पड़ सकती है। अगर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया होता तो शायद वो नानजी शाह से इतना बड़ा पंगा नहीं लेते।
को लंबा चौड़ा हफ्ता हर महीने का मांगा गया। उस आदमी ने देने से इनकार कर दिया। पुलिस में कंप्लेंट की, थोड़े दिन प्रोटेक्शन रही। अशोक जोशी गैंग चुप रहा। लेकिन इनको बुरा लगा कि हमारे इलाके में रहते हुए अगर एक आदमी हफ्ता देने से इनकार करेगा और साथ में एक पुलिस वाला लेके घूमेगा तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। लोग डरने बंद हो गए तो हमें हफ्ता कौन देगा। तो कुछ ऐसी मजबूरियां हर अंडरवर्ल्ड के डॉन की होती हैं कि उसको अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी हर किस्म की जो मुखालफत है उसको दबाना पड़ता है या ख़त्म करना पड़ता है। तो अशोक जोशी ने उस नानजी भाई शाह का मर्डर करवा दिया 1983 में। कत्ल हो गया। तो कत्ल होने के बाद उसको लगा कि शायद उसके परिवार के लोग डरेंगे और लोग जो उसको देख के हफ्ता देने से आनाकानी करने लगे थे वो भी डरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नानजी भाई का जो दूसरा भाई था, उस भाई ने अपने हंसराज उसका नाम था शायद, हंसराज शाह, उसने अपने भाई की मौत को कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने का फैसला किया। तो उस आदमी ने, ये कुछ उसी किस्म की कहानी है जो लखन भैया एनकाउंटर केस की थी, जिसमें लखन भैया जो एक पुलिस के मुताबिक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसको एक एनकाउंटर में नाना नानी पार्क में वर्सोवा में मारा गया, जिसमें 18 पुलिस वालों पे केस चले। उनमें प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी एक था। बाकी सबको सज़ा हुई लेकिन प्रदीप शर्मा बरी हुआ। उसके मर्डर के बाद, एनकाउंटर के बाद, उसके भाई ने पूरा केस हाई कोर्ट तक लड़ा और जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक क्रिमिनल का भाई हमारे साथ इतनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ेगा, उस आदमी ने लड़ाई लड़ी और आखिर में जीता। वो उसी किस्म की बात नानजी के शाह के भाई ने भी की। उसने फैसला किया कि वो डरेगा नहीं अपने भाई की मौत को, कि ज़िम्मेदार लोगों को वो कानून की सज़ा दिलवा के रहेगा। तो उसने जब उसने केस फाइल किया कोर्ट में, जो मर्डर केस चल रहा था, वो पार्टी बना, तो उसको धमकियाँ मिलने लगी, उसके ऊपर अटैक भी हुए एक दो बार। उस आदमी ने दबने और झुकने की के सिवाय वो उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर जूलियो रबैरो को जाके मिला। रबैरो ने उसकी बात सुनी और उसको इमीडिएटली एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, दोनों आर्म्ड, जिनके पास दोनों पिस्टल रिवॉल्वर दे के पुलिस के यूनिफॉर्म में साथ में उसके रहते थे, वो 2 लोगों की सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक इसको दे दी और उसके रहने का बंदोबस्त किया सब पूरा, ताकि दोबारा उसके ऊपर अटैक नहीं हो। सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। तो रबैरो ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और सरकारी वकील को बोला कि इस केस का जितनी जल्दी फैसला करवाया जा सकता होवे उतनी जल्दी करवाया जाए। तो वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो उनमें एक शेख थे, मोहम्मद आरिफ शेख, और एक हवलदार साथ में, 3 स्ट्राइप हवलदार, तो हर समय इसके साथ रहते थे। और वो केस जो था वो सेशन कोर्ट जो अंधेरी की है, वहाँ पे वो केस चलता था। अंधेरी स्टेशन के ईस्ट साइड में हाईवे की तरफ ये अंधेरी पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे उस इलाके के जितने सेशन के जो केसेस होते हैं, कमिट होते हैं लोअर कोर्ट से, वो वहाँ की सेशन कोर्ट में लड़े जाते थे। तो वहाँ पे वो, क्योंकि मर्डर केस था नानजी भाई शाह का, तो उसमें मर्डर केस जो सेशन में चलना था, तो वहाँ जो एक दिन जून का महीना था, 1984 का, 1984 का, 83 में नानजी का मर्डर होता है, 84 में उसमें अशोक जोशी अरेस्ट होता है और उसके ऊपर केस चल रहा होता है। तो जून 84 में सेशन कोर्ट में सुबह 11:30 बजे अशोक जोशी को कोर्ट में लाया गया, कटहरे में खड़ा किया गया। उसमें गवाही होनी थी इसकी, तो नानजी का भाई वो भी वहाँ पे था। उसकी गवाही होनी थी कि उसने कैसे उसको थ्रेट किया गया, जो भी था। और साथ में आरिफ शेख और हवलदार कोर्ट के अंदर यूनिफॉर्म में अपने हथियार लेके वहाँ पे हाज़िर थे उसकी रक्षा के लिए। अचानक 11:15 बजे के करीब एक टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म में एक शख्स अंदर आता है
और कोर्ट में एक वकील के साथ बात करने लगता है। और ये कोई अनकॉमन नहीं है, बम्बई की कोर्ट्स में जो क्लाइंट्स हैं वो उनका वकील अगर किसी कोर्ट रूम में बैठा है तो ऐसा से उसके कान में कुछ बात कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। तो आरव शेख ने देखा कि ये एक टैक्सी ड्राइवर किस्म का आदमी खाकी यूनिफॉर्म में वकील से बात कर रहा है, तो लेकिन उसका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ था। उन दिनों रमज़ान चल रही थी और रोज़े के टाइम पे कुछ छोटी मोटी कुछ प्रेयर जो मुस्लिम लोग कहते हैं करते हैं, तो आरिफ शेख का कहना है कि उसने थोड़ी सी वो प्रेयर पढ़ने में मसरूफ़ था। इतने में ये टैक्सी ड्राइवर जो था वो और कोई नहीं अनिल परब ही था। उसने एक अपना रिवाल्वर निकाला और गोली चलाई हंसराज शाह के ऊपर। कोर्ट के प्रीमाइसेस में जज के सामने कोर्ट रूम में अशोक जोशी इतना बड़ा सरगना कटहरे में खड़ा है और इतने लोग वहाँ पे वकील बैठे हैं, लोग बैठे हैं, उनके सामने उसने गोली चलाई और वो कुदरती वो शाह के कंधे पे लगी, यहाँ पे हार्ट पे, जहाँ बॉडी के दूसरे किसी वाइटल पार्ट पे नहीं लगी। इसके पहले कि दूसरी गोली चला सकता, आरिफ शेख ने उसके ऊपर जंप किया और उसका जो रिवाल्वर था वो उसको जकड़ दिया, उसका हाथ पकड़ दिया और उसको वहीं पे वो उसने भागने की कोशिश की। तो जो दूसरा हवलदार था उसने गोली चलाई, अनिल पर इंजर्ड हुआ और इसको पकड़ा गया। तो ये इतना डेयरिंग काम कोर्ट रूम में इसने किया। इसके पहले शायद आपने सुने होंगे किससे कि अमीरज़ादा को सेशन कोर्ट में मारा गया, उसके बाद दूसरा एक मर्डर सेशन कोर्ट में होता है और उसी तरह कालिया एंथनी का एनकाउंटर कोर्ट प्रीमाइसेस में किया जाता है। तो शायद इसने भी इसी किस्म का कोई वहाँ से सबक लिया होगा और इस तरह कोर्ट में आके एक डेयरिंग एक्शन करता है अनिल परब। और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये अशोक जोशी के साथ बल्कि इसने ये प्लानिंग कैसे की, तो जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि इस इतने बड़े डेयरिंग ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे हुई, तो मालूम पड़ा कि उस अटैक के 6 दिन पहले अशोक जोशी जो उस समय थाना जेल में बंद था, उसने अनिल परब को मुलाकात के लिए बुलाया और उसको बुला के वहाँ पे सबके सामने, जेल के लोग वहाँ नज़दीक खड़े रहते हैं, सुनते हैं, तो उसको हदायत दी कि फ़लाँ जगह से आपको वेपन मिलेगी, 25,000 रुपया मैं आपको दूंगा और बाकी जो आपका खर्चा हुआ कोर्ट का इधर उधर का वो सब मैं करूँगा, ये काम आपको करना है। और वो आदमी अगर विटनेस मर जाता है तो मैं छूट के बाहर आ जाऊँगा, नहीं तो मुझे लंबी सज़ा हो सकती है। तो खैर ये प्लानिंग पूरी जो हुई थी अंधेरी कोर्ट के सेशन कोर्ट में अटैक की, ये पूरी प्लानिंग थाना की जेल में हुई जहाँ पे अशोक जोशी बंद था। और उसके बाद ये 1984 में जो अटैक के बाद ये आदमी पकड़ा जाता है। उसके बाद इसकी बेल होती है। 85 में बेल में आने के बाद इसने और कई कांड किए, उनका जिक्र आने वाले किसी एपिसोड में करेंगे। लेकिन 85 में ये भाग के जब इसको लगा कि यहाँ रहना मुश्किल है, पुलिस का शिकंजा कसते जा रहे हैं, एनकाउंटर्स होने शुरू हो गए थे, मारा जाऊँगा, तो ये आदमी भाग के दुबई चला जाता है। उस समय में ये पूरा डी कंपनी के टच में आ गया था। तो ये दुबई जाने के बाद उसके वहाँ से वहीं पे सेटल हो गया, छोटे मोटे काम कंपनी के लिए करने लगा। और इसकी ज़िंदगी में दूसरा मोड़ आता है 1995 में, 1995 में, 10 साल के बाद, जब छोटा राजन दुबई छोड़ के मलेशिया चला जाता है और डी कंपनी जो है वो वाइंड अप करके कराची चली जाती है या कहीं और चली जाती है। तो बहुत से लोग जो थे कंपनी में काम करने वाले वो बेरोज़गार हो जाते हैं। और इसी दौरान 10 सालों में इसकी जो अपनी बीवी थी मुंबई में, जिसका नाम नेहा था, उसको वो तो दुबई लेके नहीं जा सका, लेकिन उससे अनबन शुरू हुई। तो इसने दुबई में एक दूसरी औरत से शादी कर ली, उससे इसकी 2 बेटियां भी हो गई। उस शादी को लेके इसकी पहली बीवी नेहा से तू मैं होनी शुरू हुई, टेलीफोन पे झगड़े होने शुरू हुए, रिश्तेदारों को बीच में डाला गया, कुछ अंडरवर्ल्ड के बड़े लोगों को बीच में डाला गया कि किसी तरह इसको समझाया जाए कि पहली बीवी का ख्याल रखे और नहीं तो उसको कहीं खर्चा देवे।
तो इतने साल तो वो वहाँ से रेगुलर हर महीने कुछ खर्चा जो था भेजता रहा। लेकिन 95 में जब काम धंधा नहीं था, एक हिसाब से बेरोज़गार हो गया वहाँ पे, तो वो तकलीफ़ होने लगी पैसा भेजने में। तो इसने फ़ैसला किया कि हर महीने पैसे देने से, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि नेहा का मुँह सदा के लिए बंद कर दिया जाए। इसने अपने जो दोस्त थे इसके वाकोला एरिया में पुराने रहते थे, उनको साथ में मिला के प्लानिंग किया कि आप किसी तरह नेहा को बुलाओ, उसको ये बोलो कि मैंने उसके लिए पैसे भेजे हैं। 90,000 दराम उस ज़माने में समझो कोई 9 लाख के करीब उस ज़माने में हो जाता था वो। तो वो उसको लालच दे के इसके दोस्तों ने वो कमकोटी उसका नाम था इसके दोस्त का, उसको वकोला एरिया है एयरपोर्ट के पास, सांता क्रूज़ एयरपोर्ट की बैक साइड में, तो वहाँ पे उसको नेहा को बुलाया गया और वहाँ बुला के उसको पैसा देने के बहाने उसकी अनिल परब से बात की गई। और जब वो अनिल परब से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो एक आदमी ने पीछे से उसके सर पे वार किया, बुरी तरह ज़ख्मी किया। वो फ़ोन पे चलाने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मार रहे हैं। इसको फिर इसका डीफेस किया गया, चेहरा बुरी तरह इंजर्ड किया गया। फिर इसको जो पेट्रोल इसके ऊपर फेंक के, मिट्टी का तेल था, पेट्रोल था, आग लगाई गई। वो जलती हुई औरत आग की लपटों में उलझी हुई चीख रही है, अपनी जान की भीख मांग रही है कि मुझे बचाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आगे से तंग नहीं करूँगी। और अनिल परब दूसरी तरफ जो फ़ोन पे सब सुन रहा था, वो हंस रहा था दुबई में बैठा, बहुत खुश हो रहा था कि इस औरत से मेरा आज छुटकारा हुआ जब मैंने इसको मौत के गले लगा दिया। तो इस किस्म के हार्डन क्रिमिनल जो वक्त आने पर अपनी बीवी को माफ़ नहीं करते, और इतनी बुरी तरह अगर आपने बीवी से पीछा ही छुड़ाना है तो कोई डाइवोर्स ले लो, उसको कुछ वन टाइम सेटलमेंट कर लो। इस तरह से इतनी बेरहमी से एक औरत का धोखे से भला के बाहर उसका इतना बेरहमी से मर्डर करना, ये कोई इंसानियत या इंसान का काम नहीं है। क्रिमिनल है वो ठीक है, लेकिन क्रिमिनल के अंदर भी एक इंसानियत तो होती है, और जो आदमी अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है, वो दुनिया में किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और उतना ही नहीं, फिर उस जली हुई बीवी को उसकी लाश को किसी तरह कवर करके आधी रात को उसको एक जंगल में, बकोला में, उजाड़ जगह पे उसको फेंका गया, जो दूसरे दिन पुलिस को मिली। तो उसका जब बहुत इस तरह चर्चा चला तो लोगों से बहुत ये डिमांड होने लगी कि हिंदुस्तान सरकार, पुलिस, सीबीआई कि किसी तरह अनिल परब को वापस हिंदुस्तान लाया जाए और केस छोड़ो, लेकिन उसको बीवी का जो इतना बेदर्द उसने मर्डर किया है उसका केस जरूर चले और उसको सज़ा मिले। तो खैर वो एक दिन वो 95 के बाद जब डी कंपनी चली गई, छोटा राजन चला गया, तो इसको फिर बहुत सारे लोग जो दुबई में अकेले फंस गए थे, जिनमें काफ़ी लोग थे, एजाज पठान था, दूसरे थे, तो इन लोगों को एक एक करके ये इंडियन एम्बेसी में हाज़िर होते रहे कि हमें किसी न किसी तरह वापस हिंदुस्तान लेके जाओ, हम अब यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हम बाहर इंडिया, हिंदुस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो वही था, इनका किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इंडियन एम्बेसी ने रिन्यू नहीं किया, तो उस चक्कर में यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई सरकार ने एक एक करके वो सब लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम तक 6 लोग 2003 तक डिपोर्ट होके आ गए थे, जिनमें बड़े नाम भी थे और उनमें एक अनिल परब भी था। 2003 को डिपोर्ट होके मुंबई एयरपोर्ट पे आता है और उसको पुलिस हिरासत में लेके सीबीआई मुंबई पुलिस के हवाले करती है। तो उसके ऊपर सबसे पहला केस वो चलता है जो अंधेरी कोर्ट में उसने हंसराज शाह के ऊपर जो अटैक किया था, गोली चलाई थी कोर्ट में, और उस केस का फैसला 2006 में आया। मैं तभी डीएनए अखबार में काम करता था, हमारी जो लीगल रिपोर्टर थी उसने वो केस कवर किया था, और जब वो कर रहे थे हम पूरी बैकग्राउंड लेने के लिए वो मेरे साथ बैठी और हम दोनों ने बैठ के वो बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट छापी थी ये पूरे किस्से की कि कैसे कैसे हुआ और अंत में जजमेंट कैसे आई। उस जजमेंट के में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई 2006 में, और इसकी दोनों बेटियां और इसकी दूसरी बीवी दुबई से वो फैसले वाले दिन
कोर्ट में हाजिर थी और लोगों ने उनको हैकल भी किया, जो कुछ वहाँ लोग आए थे कि शायद उनकी वजह से इसने अपनी पहली बीवी को मारा, लेकिन उनका तो कोई कसूर नहीं था, पुलिस वालों ने लोगों को हर्द-बुर्द किया। तो ये थी अनिल परब की वो कहानी जो दिल दहला देने वाली भी है और ट्रैजिक भी है। और इसने इसके अलावा जो और 8-10 बड़े काम किए, उनमें एक था दशरथ रहाणे का मर्डर। उसका वो बाकी की पूरी जो डिटेल है वो सारी जब मैं दशरथ रहाणे का किस्सा सुनाऊंगा उसमें बाकी की सब बातें आएंगी। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।